Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Financial Reporting Classes. Let's move further. लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट क्या किया था, रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, राइट। तो रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी एक बार 2 मिनट लगे मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस में जंप करते हैं। तो रीमेजरमेंट होता क्या है, हम ऑलरेडी जो लीज लाइबिलिटी में डिटरमाइन किया था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, उसके रिलेटेड कोई चेंजेस आते हैं। यानी क्या, ऑलरेडी मैंने लीज में एंटर किया, अब लीज में एंटर करने के बाद कुछ चीजें एस्टिमेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे रिन्यूअल ऑप्शन हुआ, परचेज ऑप्शन हुआ, ये अगर चेंज होगा, इनका एस्टिमेट चेंज होगा, तो फिर उस केस में व्हाट वी विल से वी विल रीमेजर दी लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी मेजर करते समय दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर लीज लाइबिलिटी रिलेटेड टू मतलब लीज लाइबिलिटी चेंज होने वाला है गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की वजह से या फिर सीपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से हो रहा है, तो अगर ये दो चीजों की वजह से हो रहा है विच इज बेस्ड ऑन द मार्केट टर्म्स, मतलब मार्केट ही है ना। अब जैसे यहाँ पे गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है, इसका क्या है, मेरे यूसेज के बेसिस में डिटरमाइन होगा। मुझे तो पता नहीं होगा ना कि एंड में क्या है, हम तो एस्टिमेट लगाते हैं इसका। फिर उसके बाद सीपीआई, राइट। सीपीआई इंडेक्स भी चेंज हो सकता है मार्केट के बेस में, आज 120 था, आप कल जाके 125 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, राइट। अगर इसमें कोई चेंजेस आ गया तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, इसमें ओरिजिनल रेट के बेसिस में हम डिटरमाइन कर लेते हैं अपना रीअसेस टर्म्स, ठीक है। अगर ऊपर दो है, यानी क्या, रिन्यूअल ऑप्शन हुआ और उसके बाद परचेज ऑप्शन हुआ, अगर ये दो वजह की वजह से चेंज आता है तो फिर उस केस में व्हाट वी विल डू, यू विल यूज द रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट, रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। तो उसका मैंने यहाँ पे दिया था, तो मैं ओवरव्यू, राइट। आ जाओ। फिर उसके बाद हमने देखा था कि रीमेजरमेंट कैसा करेंगे सर। अब रीमेजरमेंट करने का स्टेप्स क्या है, स्टेप्स मैंने बताया था। सबसे पहले यू हैव दी इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, पता है कैसे करता है। तो पहले क्वेश्चन को देखो और पहले तुम क्या करो, इनिशियल मेजरमेंट कर लो, सेकेंड फिर सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कर लो। अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में क्या करोगे, ओनली अप टू द डेट जब तक मेरा रीमेजरमेंट हो रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल 5 साल का मेरा लीज कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल में से मैंने पांचों साल का मैंने कंप्यूट कर दिया मेरा लीज लाइबिलिटी, और उसके बेसिस में मैंने क्या रिकग्नाइज कर लिया, मेरा लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है मेरा सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करते समय मैं देखूंगा कि क्या कोई रीअसेसमेंट टर्म्स है क्या मेरे क्वेश्चन में। अगर रीअसेसमेंट टर्म्स है तो फिर उस केस में क्या करूंगा, देखूंगा कि कब है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, द रीअसेसमेंट इज डन ऑन ईयर 4, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4, ठीक है। तो अप टू 4 ईयर 4 मैं क्या करूंगा, मेरा लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट और आरओयू का कैरिंग अमाउंट कंप्यूट कर लूंगा। ये मेरा सेकंड स्टेप हुआ। फिर उसके बाद देखूंगा कि मेरा रीअसेसमेंट किसके बेसिस में है, वो रिन्यूअल ऑफ परचेज ऑप्शन है या लीज टर्म है। तो अगर रिन्यूअल ऑफ परचेज ऑप्शन है या लीज टर्म है तो फिर मैं रिवाइज डिस्काउंट रेट के बेसिस पे मेरा फिर से रिलाइज मतलब लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करूंगा बेस्ड ऑन दी मॉडिफाइड टर्म्स, मतलब जो भी रिवाइज टर्म्स है उसके बेसिस में मैं कंप्यूट कर लूंगा मेरा लीज लाइबिलिटी। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद बट यहाँ पे देखो, अगर रिन्यूअल ऑप्शन है और परचेज ऑप्शन है तो रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, बट सीपीआई फिर उसके बाद है और क्या था सीपीआई के अलावा रेसिडुअल वैल्यू, अगर रिवाइज रेसिडुअल वैल्यू है तो फिर उस केस में हम ओरिजिनल रेट के बेसिस में ही कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है। अब रिवाइज टर्म्स के बेसिस में मैंने क्या कर लिया, लीज लाइबिलिटी कंप्यूट कर लिया। क्या मेरे पास यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी है, यस। तो फिर लीज लाइबिलिटी जो मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में है माइनस माय ओरिजिनल, मतलब जो मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में जो भी डिफरेंस है उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो सेम, बस ये इस 4-5 स्टेप्स फॉलो करके तुम्हें करना है। पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन में रीअसेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन टर्म्स है तो फिर उस केस में अभी सेकंड हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन, यहाँ पे रीअसेसमेंट है, तो दोनों का फर्क भी समझाना है तुम्हें। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि रीअसेसमेंट में पहले दो स्टेप तो सिंपल रहेंगे, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप फिर बेस्ड ऑन रीमेजरमेंट के बेसिस में हम करेंगे। तो आ जाओ, इसके रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर तुम्हें और अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा। ये नोट्स पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ स्टेप्स, तो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, मतलब पढ़ते समय। तो इलस्ट्रेशन नंबर 32, आप क्या करोगे ना, इसको एलडीआर मार्क करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलडीआर इसलिए मार्क करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, उसको एलडीआर मार्क कर लो, उसको देख के ही जाना है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो,
रीड कर दो क्वेश्चन, इफ यू वांट यू कैन पॉज मी एंड रीड द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एंटिटी W entered into a contract for the lease of retail store, ठीक है, with entity J in January X1, राइट। 1 जनवरी X1 को एंटिटी W ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में किसके साथ, एंटिटी J। द इनिशियल टर्म ऑफ द लीज इज फॉर 5 years, तो इनिशियल टर्म कितना है अपना, 5 साल का है, विद द रिन्यूअल ऑप्शन ऑफ फर्दर 3 years, तो फिर से फर्दर 3 years का रिन्यूअल ऑप्शन है। तो यहाँ पे याद है तुम्हें, लीज टर्म जब कंप्यूट करते हैं ना, तो उस केस में इफ इट इज सर्टन दैट रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तभी इंक्लूड करेंगे इन द लीज टर्म, मतलब लीज टर्म पूरा 8 साल का होगा अगर रीजनेबल सर्टेनिटी है कि वो रिन्यूअल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। बट यहाँ पे अगर रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो फिर उस केस में सिर्फ 5 साल रहेगा। द एनुअल पेमेंट्स फॉर द इनिशियल टर्म एंड द रिन्यूअल टर्म इज 1 लाख एंड 1 लाख 10 रिस्पेक्टिवली। तो फिर मेरा यहाँ पे एनुअल पेमेंट्स फॉर इनिशियल टर्म कितना है, 1 लाख है, एंड रिन्यूअल टर्म है 1 लाख 10। ओके सर। The annual lease payments will increase based on the annual increase in the CPI at the end of the preceding year. तो नॉर्मली बोल रहे हैं कि CPI के बेसिस में मेरा जो है ना ये इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द पेमेंट ड्यू ऑन 1/1/2000X 2X will be based on the CPI on X1, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंपली नेक्स्ट ईयर का जो भी है मेरा लीज लाइबिलिटी वुड बी बेस्ड ऑन द CPI ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। Entity W's incremental borrowing rate at the lease inception date and as at X4 is 5% and 6%। तो फिर यहाँ पे लीज इंसेप्शन डेट इन द सेंस जो स्टार्ट डेट है मेरा, स्टार्ट डेट में मेरा 120 था, नहीं यहाँ पे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दे रहे हैं 5% और 6% है। तो मेरा इंसेप्शन डेट में मेरा जो यहाँ पे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है वो 5% है, यानी ओरिजिनल मेरा लीज लाइबिलिटी यानी ऑन द कमेंसमेंट डेट इफ आई वांट टू रिकॉग्नाइज दी लीज लाइबिलिटी वो 5% से होगा। फिर उसके बाद अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन इन द सेंस मॉडिफिकेशन नहीं बोलता, यहाँ पे रीअसेसमेंट हो रहा है, तो रीअसेसमेंट की केस में मैं क्या बोलूंगा, 6% के बेसिस में मेरा रीअसेसमेंट होगा। तो देखो एंटिटी W's incremental borrowing rate at the lease inception date and as at X4 is 5% and 6% respectively and the CPI at the lease commencement date, CPI दिया है, lease commencement date को कितना है 120 है and as at 31st 1/1 X4 को 25 respectively। At the lease commencement date, entity W did not have a significant economic incentive to exercise the renewal option। तो यहाँ पे lease commencement date में यानी क्या, as on the date जब lease commence हो रहा है उस दिन को कोई economic incentive नहीं है कि वो क्या करे, renewal option को exercise करे, राइट। फिर उसके बाद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ X4 यानी 3 साल हो गया, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ X4 में क्या माना, entity W installed a unique lease improvement into the retail store with an adjusted 5-year economic life। तो फिर यहाँ पे एडिशनल लीज और इंप्रूवमेंट हुआ है जिसका economic life है 5 years। entity W determined that it will only recover the cost of the improvements if it exercises the renewal option, creating a significant economic incentive to extend। अच्छा, तो स्टार्ट में एट द कमेंसमेंट डेट क्या हो रहा है, एट द कमेंसमेंट डेट यहाँ पे उनके पास कोई भी इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है, राइट। फिर उसके बाद आगे जाके उन्होंने लीज इंप्रूवमेंट किया। अब जब लीज इंप्रूवमेंट किया है तो फिर उस केस में यहाँ पे उनको लग रहा है कि वो जो कॉस्ट है, जो इंप्रूवमेंट का कॉस्ट है वो रिकवर कर पाएंगे ओनली इफ इट एक्सरसाइजेस द रिन्यूअल ऑप्शन। तो बताओ मेरा यहाँ पे फर्स्ट डे में क्या रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला था क्या, नहीं। फोर्थ ईयर में जाके मुझे पता चला कि रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अब बताओ, पहले तो मैं एस्टिमेशन के बेसिस में बोला था कि रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है, फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये एक्सरसाइज करना चाहिए, तो अब यहाँ पे मुझे रीअसेसमेंट करना पड़ेगा ना। अब रीअसेसमेंट करना पड़ेगा इन द सेंस इनिशियली मैंने रिन्यूअल ऑप्शन दिया था, यानी क्या, मेरा जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। पहले ऑप्शन था बट एक्सरसाइज नहीं किया, अभी एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पे कोई भी न्यू टर्म्स नहीं ऐड हो रहे हैं ना, समझ रहे हो। तो रीअसेसमेंट इज नथिंग बट जो मेरा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वही एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में मेरा चेंजेस ले रहा है, राइट। मेरा जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस हो रहे हैं, जैसे रिन्यूअल ऑप्शन हुआ, फिर उसके बाद सीपीआई इंडेक्स हुआ। यहाँ पे दो चीजें हो रही है, रिन्यूअल ऑप्शन भी हो रहा है और सीपीआई इंडेक्स भी हो रहा है, ठीक है। आ जाओ सोल्यूशन करें क्या, तो कैसे करेंगे सर, सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, सिंपल, तुम क्या करो, पहले इनिशियल मेजरमेंट कर लो। सेकंड चीज करोगे तुम्हारा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में अप टू 4 ईयर तुम्हारा कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करना। तो ये दो स्टेप तो इजी है, कोई भी क्वेश्चन में एग्जाम में भी आए ना तो फिर पहले ये दो स्टेप कर लो। पहले देखो
पहले क्या करोगे, इनिशियल रिकॉग्निशन एज ऑन कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा बताओ, ईयर आ जाएगा, लीज पेमेंट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद पीवीएफ फैक्टर आएगा एट द रेट कितना परसेंट, 5%, बरोबर है। यहाँ पे देखो ना, लीज इंसेप्शन डेट इज 5% और 14x4 को ये हो गया 6%। फिर ये आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है। कितने साल है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और लीज पेमेंट्स कितने कितने हैं बताओ, 1 लाख है, अब यहाँ पे एक और तरीका भी बता देता हूँ कि वैसे कैसा लीज कंप्यूटेशन करना है। और मैंने क्या बताया था, नॉर्मली इन द लीज का चैप्टर यू हैव टू टेक अप टू 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर तक ले सकते हो तुम। यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पे बिगनिंग और ये कुछ बताया नहीं है ना, बरोबर। ये देखो यहाँ पे कहीं भी अगर क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी नहीं बताया कि बिगनिंग है या एंडिंग ऑफ द ईयर है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करूंगा, W entered into a contract lease payment with January from 1st, ये ठीक है। यहाँ पे the annual payments of initial term is 1 lakh और 1 lakh term respectively. The annual lease payments will increase based on annual increase of CPI preceding year. देखो यहाँ पे देखो, the payment due on X1 will be based on, okay, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है आई गेस कि यहाँ पे क्या है, पेमेंट कब स्टार्ट में होगा या एंड में होगा। तो आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई ने स्टार्ट में कंसिडर किया है। क्यों स्टार्ट में कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पे सीपीआई इज बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग इंडेक्स, मतलब सीपीआई जो है प्रीवियस ईयर के इंडेक्स के बेसिस में डिपेंड होगा और पेमेंट होगा। तो फिर उस केस में यहाँ पे आईसीआई ने अजम्पशन किया कि ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में हो रहा है पेमेंट्स, तो एडवांस में पेमेंट मिल रहा है ना हमको, राइट। हमें क्या कर रहा है, हमें एडवांस में पेमेंट मिल रहे हैं, तो फिर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर सेकंड इसमें होगा, मतलब सेकेंड ईयर से मेरा चालू हो जाएगा। 1.05 डिवाइडेड बाई 907, यहाँ पे हम 4 कर देंगे, फिर उसके बाद 823। बताओ डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्या आएगा बताओ, पहले तो 1 लाख आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद 95200, 90700, 86400, 82300। समझा यहाँ पे क्या किया मैंने, एकदम सिंपल है। तो 1 लाख, 92,500, सॉरी 95,200, 9700, 86,400, 82,300। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा लीज लाइबिलिटी अराउंड 454600। ध्यान रखो ये क्वेश्चन में तुम्हें आराम से पढ़ना होगा और यहाँ पे डिटरमाइन करना होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा द पेमेंट्स इज इन दी एडवांस, मतलब एडवांस पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो मेरा इनिशियल रिकग्निशन हुआ। सेकंड क्या होगा मेरा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। बट सब्सिक्वेंट रिकग्निशन तब तक करो जब तक मेरा रीअसेसमेंट नया हो रहा। तो कब हो रहा है रीअसेसमेंट, Q4, मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 4th है ना, राइट। तो फिर तब तक करोगे सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। पहले लीज लाइबिलिटी, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। क्या क्या आएगा बताओ, मेरा यहाँ पे आएगा ईयर, फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस,
तो याद है मैंने एक चीज़ बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर इन केस द पेमेंट्स इज इन एडवांस, मतलब एडवांस में पेमेंट हो रहा है, तो फिर उस केस में हमारा जो है ना टेबल का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर उसके बाद पेमेंट्स आएंगे पहले, फिर इनिशियल टर्म, फिर उसके बाद क्लोजिंग, सॉरी पेमेंट, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस, राइट? यही आएंगे ना। तो 5 साल के लिए, बट हमें तो चाहिए सिर्फ 4 ईयर्स के तक। तो बताओ मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 454600, राइट? मेरा पेमेंट स्टार्टिंग में 1 लाख हो रहा है, तो इंटरेस्ट कंप्यूट कर लो। यहाँ पे नेमिंग दे दूँ A B C, D क्या होगा? D इज इक्वल टू B माइनस C इंटू 5%, ठीक है? 45600 माइनस 1 लाख इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 17730, राइट? और मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा? E वुड बी B माइनस C प्लस D, ये आ जाएगा 372330, राइट? ओपनिंग हो जाएगा मेरा ये 1 लाख का पेमेंट फिर से, तो पेमेंट माइनस कर दो, 5% कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 13617, राइट? मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2859447, राइट? फिर उसके बाद ये ओपनिंग हो जाएगा 2859447, और 1 लाख का पेमेंट होगा, और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 2859447 माइनस 1 लाख इंटू 5%, ये आ जाएगा 9297, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 195244, ठीक है? दिस वुड बी माई ओपनिंग बैलेंस फॉर ईयर 4। अब ईयर 4 में ही मेरा क्या हो रहा है? रीमेजरमेंट हो रहा है, ध्यान रखना, ईयर 4 में ही मेरा रीमेजरमेंट हो रहा है। ये तो मेरा लीज लाइबिलिटी का हुआ, राइट? फिर मेरा आरओयू का भी आएगा ना, आरओयू एसेट का। आरओयू एसेट का डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या? तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस है? यस सर, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 454600, 454600, राइट? इसमें डेप्रिसिएशन डायरेक्टली लेस कर दो यार, एसएलएम बेसिस के बेसिस में ही करते ना हम, राइट? 454600, 5 साल का अपने पास ईयर्स है, इंटू 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कितना आएगा बैलेंस बताओ? 454600 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स इंटू 3 ईयर्स, तो यह आ जाएगा 272760, 454600। तो मेरा यहाँ पे आरओयू का बैलेंस आ जाएगा 181840, राइट? ये मेरा आरओयू का बैलेंस आ गया इन दी बिगनिंग ऑफ ईयर 4। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक हमने जैसा हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है वही सही, मतलब वैसे ही हमने किया। मैंने क्या किया? पहले लाइबिलिटी कंप्यूट किया। यहाँ पे एक स्पेसिफिक है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा, यहाँ पे सिर्फ हिंट दिया है, देखो क्या बोल रहे हैं, द पेमेंट ड्यू ऑन 11x2। तो 11x2 यानी क्या? 11x2 को इज द एडवांस पेमेंट, मतलब स्टार्ट में पेमेंट हो रहा है ना, तो अगर ये है तो फिर बेस्ड ऑन दैट सीपीआई इंडेक्स वगैरह पार्ट दिया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट को लेके हमने क्या किया, बेस्ड ऑन आईसीआई ने अजम्पशन लिया कि अगर ऐसा कुछ बोला है तो मेरा पेमेंट जो है ना वो फर्स्ट को रहेगा, यानी कि एडवांस में मुझे पेमेंट मिल रहा है, ऑन द डे 1 मुझे पेमेंट मिल रहा है, तो उस केस में मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। तो वही मैंने अजम्पशन लिया है यहाँ पे, ठीक है? वो अजम्पशन लिखवा देता हूँ, डोंट वरी, राइट? चलो अब आ जाएंगे हम रीअसेसमेंट के पास। ये मेरा पहला वाला था, अब क्या करेंगे हम? रीअसेसमेंट के पास चलते हैं।
रीअसेसमेंट हुआ क्या है? चलो देखो रीअसेसमेंट का क्या टर्म्स हुआ है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रीअसेसमेंट के केस में, एंटिटी डब्ल्यूज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द लीज इंसेप्शन 5% है ऑन वन, मतलब x4 को यहाँ पे मेरा लीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग है 6%, राइट। मेरा जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 6% हो गया, बट यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट ओरिजिनल और रिवाइज्ड। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, दिस इज माय ओरिजिनल वन एंड दिस इज माय रिवाइज्ड, बराबर। अब ये दोनों में यूसेज कब आएगा, जब अगर मेरा सीपीआई और यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू की वजह से मेरा चेंज आ रहा है तो मैं ओरिजिनल रेट को यूज कर लूंगा ना। अगर समझो मेरा यहाँ पे चेंज आ रहा है ड्यू टू क्या, परचेज ऑप्शन, रिन्यूअल ऑप्शन, राइट, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, रिवाइज यूज करूंगा। बट यहाँ पे देखोगे ना क्वेश्चन में, यहाँ पे मेरा सीपीआई में भी चेंज है, तो अगर देखोगे तो लीज कमेंसमेंट डेट में मेरा सीपीआई है 120 और x4 को मेरा सीपीआई हो रहा है 125, बरोबर। सेकेंड चीज मेरा यहाँ पे टर्म नहीं, रिन्यूअल ऑप्शन भी चेंज आ रहा है, राइट। तो रिन्यूअल ऑप्शन पहले हमने सोचा था कि रिन्यू नहीं करेगा, सब्सिक्वेंटली वो क्या हुआ, फर्दर चेंज होगा, मतलब रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, ऐसा आ रहा है। तो उस केस में नाउ यू हैव टू असेस कि कौन सा रेट यूज करना है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा दोनों भी टर्म्स है, यानी कि सीपीआई भी है फिर उसके बाद रिन्यूअल टर्म का भी है, तो फिर ऑलवेज यूज रिवाइज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिवाइज रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट यूज करो, ठीक है। दोनों भी केस है, ओरिजिनल से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे रिन्यूअल रेट्स में भी ये है चेंज, मतलब रिन्यूअल ऑप्शन उन लोग एक्सरसाइज करने वाले ना, तो वो भी चेंज है, तो फिर उस केस में हमें क्या करूंगा, मैं रिवाइज रेट यूज करूंगा। तो आ जाओ और रिवाइज रेट के बेसिस में बताओ मुझे क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी बेस्ड ऑन रिवाइज्ड टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ ईयर, ईयर क्या रहेगा मेरा, फोर्थ ईयर से हो रहा है ना, 4 5 6 7 एंड 8 ईयर तक होगा मेरा। मेरा लीज पेमेंट्स आएंगे, यस सर लीज पेमेंट्स आ जाएंगे, बट लीज पेमेंट्स कैसे आएंगे सर, यहाँ पे मेरा कमेंसमेंट डेट में मेरा सीपीआई इंडेक्स कितना था, 120, बरोबर। उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो क्या होगा 125, तो मेरा यहाँ पे नॉर्मली ईयर फोर्थ के लिए मेरा लीज पेमेंट कितना था, ईयर फोर्थ के लिए सर मेरा लीज पेमेंट था 1 लाख रुपीज, राइट। इसका जो मेरा यहाँ पे सीपीआई इंडेक्स था 120, अब कितना हो गया 125, तो बताओ कितना हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 125, तो यहाँ पे मेरा लीज पेमेंट्स आ जाएगा 1041667, राइट। मेरा चेंज आ गया। ईयर फिफ्थ में भी सेम रहेगा 1041667, बरोबर है। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑप्शन का जो टर्म है उसमें 1,10,000 हो गया। अब 1,00,000 जब 10 हो गया तो उसमें भी हम लीज पेमेंट्स ले लेंगे, मतलब सीपीआई इंडेक्स का इफेक्ट। मैं यहाँ पे लिख दूँ तुम्हारे लिए, ये मेरा रिन्यूअल पीरियड है, राइट। और यहाँ पे मेरा दिस इज माय ओरिजिनल टर्म, तो ओरिजिनल टर्म है एंड रिन्यूअल टर्म है। ओरिजिनल टर्म में मेरा 1 लाख ही है लीज पेमेंट्स, तो 1 लाख है, बट यहाँ पे मेरा सीपीआई इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनेटली सीपीआई इंडेक्स को एडजस्ट किया। सिमिलर वे मुझे 1,10,000 में भी एडजस्ट करना होगा, राइट। तो आ जाओ 1,10,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 125, सर यहाँ पे क्यों एडजस्ट कर रहे हैं सर, अब बोल सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें कि यहाँ पे सीपीआई इंडेक्स क्यों एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसलिए कर रहे बच्चा, क्या, जब भी हमने लीज पेमेंट डिसाइड किया था वो तब 120 सीपीआई इंडेक्स था, राइट। मैंने लीज रिन्यूअल पीरियड के लिए मैंने लीज जो भी पेमेंट्स है वो कब डिसाइड किया था, कमेंसमेंट डेट में डिसाइड किया था। जब कमेंसमेंट डेट में डिसाइड किया था तब मेरा सीपीआई क्या था 120 था, अब जाके सीपीआई का कितना हुआ 125, तो समझ रहे हो। तो अभी इसको भी मुझे एडजस्ट करना होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1,10,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 125, तो ये हो जाएगा 114583। तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा लीज पेमेंट्स का 83 114583। इज दैट क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर है।
फिर से बता दूं, या फिर ना ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पे कंप्यूटेशन नहीं करता, इसको ना ऐसा स्टार लगाता हूं और नीचे आता हूं, रिवाइज्ड CPI फ्रॉम 120 to 125, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे, 1 लाख वॉज माई लीज रेंटल डिवाइडेड बाय 120 इंटू 125, ऐसा करोगे तो मेरा आ जाएगा 104 167, राइट। ये हुआ मेरा फोर्थ ईयर का, ये हुआ मेरा फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का। फिर उसके बाद सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स कितना होगा, सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स होगा सर 1,10,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 125 114,583, दिस वुड बी माई लीज का रुपया, लीज पेमेंट्स इतना होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लीज पेमेंट्स मैंने डिटरमाइन कर लिया। देन फिर क्या आएगा मेरा PVF का डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 6%। क्यों 6% दे रहे, फिर से बताता हूँ। 6% इसलिए ले रहे क्योंकि मेरा लीज रिन्यूअल टर्म्स में चेंज आ रहा है। तो याद है मैंने जब रीमेजरमेंट पढ़ा रहा था तब तो बताया था कि अगर इन केस रिन्यूअल ऑप्शंस में चेंजेस आ रहे हैं तो हम रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिवाइज डिस्काउंट रेट के बेसिस में बताओ कितना आ रहा है, सेम, राइट, सेम करेंगे हम। यहाँ पे अजम्पशन क्या लेंगे, द एडवांस मतलब पेमेंट इज मेड इन एडवांस, बिगनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट हो रहा है। तो वैसे मान के अगर मैं देखो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0.943 शिट 0.943, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.889 या फिर 0.90 ले लो, फिर उसके बाद आ जाएगा 0.840, राइट। फिर उसके बाद आ जाएगा 0.792। इसका कंप्यूटेशन करके बताओ मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो 104,167 इनटू, अच्छा यहाँ पे तो सेम ही आएगा ना, 104,167, ओके। फिर उसके बाद 0.943, ये आएगा 98,229, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं करूँ 114,583 इंटू 0.890, ये आ जाएगा 101,978, ओके। फिर उसके बाद 114,583 इंटू 0.98, ये आ जाएगा 101,979, राइट। फिर उसके बाद 114,583 इंटू 0.792, तो ये आ जाएगा अराउंड 90,864, राइट। तो मेरा ओवरऑल लीज लाइबिलिटी कितना आ रहा है मुझे यहाँ पे, मेरा अगर देखोगे तो ओवरऑल लीज लाइबिलिटी वुड बी 49,17376, 49,17376, राइट। ये मेरा आ गया लीज लाइबिलिटी। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या किया मैंने, रीअसेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हम रिकम्प्यूट करते हैं हमारा लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी रिकम्प्यूट करते हैं इन द सेंस, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या एडजस्ट किया, सबसे पहले मैंने एडजस्ट किया यहाँ पे मेरा CPI इंडेक्स, फिर मैंने एडजस्ट किया मेरा PVF मतलब जो भी PVF, और उसके साथ साथ में मैंने रिन्यूअल टर्म भी कंसिडर किया। उसके बेसिस में मेरा रिवाइज लाइबिलिटी इतना आ रहा है। अगर रिवाइज लाइबिलिटी इतना आ रहा है तो फिर यहाँ पे अगर देखो री असेसमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, तो मेरा रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी कितना आ रहा है बताओ। रिवाइज लीज लाइबिलिटी मेरा आ रहा है सर 49,1376, राइट, 49,1376। मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी कितना है बताओ।
कैरिंग अमाउंट है यहाँ पे 195,244 195,244 195,244 राइट। तो अगर ये मैं लेस कर दूँ तो मेरा इंक्रीज आ जाएगा, तो 176 माइनस 195,244, तो मेरा यहाँ पे 296 132 का मेरा यहाँ पे इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी है। अगर इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी है तो क्या करेंगे हम बताओ, इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी तो आरओ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जर्नल क्या आएगा, जर्नल एंट्री क्या आएगा बताओ, जर्नल मेरा आरओयू असेट अकाउंट डेबिट कितना 296 132, टू मेरा लीज लाइबिलिटी 296 132, एकदम सिंपल है, बोलो बीइंग रीअसेसमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, बस हो गया अपना रीअसेसमेंट। इतना ही है रीअसेसमेंट में, और कुछ नहीं है। तो किया क्या हमने वो एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या आएगा अपना, सबसे पहले इनिशियल रिकग्निशन कर लो, राइट। जो अपना नॉर्मल हम के जैसे करते हैं वैसा इनिशियल रिकग्निशन कर लो। जैसा मेरा इनिशियल रिकग्निशन हो जाएगा तो हम देखेंगे मेरा ये वाला जो अमाउंट है इसको रिकग्नाइज कर लो यहाँ पे, इसका कैसा आरओयू टू लीज लाइबिलिटी 454600 454600, राइट, यहाँ पे रिकग्नाइज कर लो। फिर उसके बाद हम सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में हमारा अमॉर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे और जब तक मेरा रीअसेसमेंट हो रहा है तब तक का यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कंप्यूट कर लेंगे। तो सिमिलर वे में यहाँ पे मेरा आरओयू असेट का भी मैंने कंप्यूट कर लिया। फिर उसके बाद रीअसेसमेंट वाला आता है। अब रीअसेसमेंट में सारे टर्म्स ले लो कि क्या क्या चेंजेस है। पहले तो रिन्यूअल टर्म था तो रिन्यूअल वाला इंक्लूड कर लिया। सेकेंड चीज मेरा सीपीआई था तो मैंने सीपीआई का एडजस्ट कर लिया यहाँ पे लीज पेमेंट्स में। थर्ड थिंग मेरा यहाँ पे क्या है पीवीएफ, मतलब चेंज हो जाएगा 6% के हिसाब से, तो उसके बेसिस में एडजस्ट कर लिया। तो मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी आ गया। तो रिवाइज लीज लाइबिलिटी माइनस मेरा जो कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी है, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा सर, तुम्हें यहाँ पे रिवाइज्ड क्या बोलते हैं इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी मिलेगा, जो भी है एडजस्ट कर लो इन दी आरओयू। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ पे इससे इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, कैरिंग अमाउंट को क्यों माइनस कर रहे हैं। तो देखो बच्चा यहाँ पे 6% जो है 6% जो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं हम ईयर फोर्थ में खड़े हैं, वी आर इन द ईयर फोर्थ, यहाँ पे खड़े हैं हम, और यहाँ पे करके हम जो रिवीजन हो रहा है ना टर्म्स उसका हम प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो है ना फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। मेरे पास फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू है, क्या मेरे पास फोर्थ ईयर का मेरा लाइव कैरिंग अमाउंट है, राइट, जो भी प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस में कंप्यूट किया था अनवाइंड करके। तो मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है माइनस मेरा कैरिंग अमाउंट कर दूंगा तो मेरा इंक्रीज आ जाएगा ना फोर्थ ईयर में, तो वो फोर्थ ईयर को इंक्रीज को रिकग्नाइज कर लो। फिर फर्दर मेरा लीज लायबिलिटी जैसा चल जाएगा, मतलब फर्दर अमोर्टाइजेशन टेबल वैसा ही बना। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल, एकदम क्लियर है। तो रीमेजरमेंट कैसा करेंगे, रीमेजरमेंट का एकदम सिंपल फंडा है हमारा, नॉर्मल स्टेप्स पहले दो स्टेप्स, राइट, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप एक और ऐड हो जाएगा मेरा लीज रीमेजरमेंट का, जहां पे हम सारे टर्म्स कंसीडर करके रिवाइज लीज लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप वुड बी कि देखो इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है तो फिर रिकग्नाइज कर लो, डिक्रीज है तो भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। एकदम सिंपल, यस सर। इसका एक और क्वेश्चन है, आ जाओ वो देख लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। यस, ये वाला क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सिंपल है, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, बट
इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट फॉर इट्स रिटेल स्टोर एज ऑन 1 April X1 फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। तो यहाँ पे 10 साल के लिए यहाँ पे लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है। अ लीज रेंटल ऑफ 56,000 पर एनम इज पेबल इन एरियर्स। एरियर्स यानी क्या? द लीज पेमेंट इज मेड इन मतलब एंड ऑफ द ईयर। एरियर्स मतलब बाद में पे करेंगे। ओके। द कंपनी रिकग्नाइज्ड अ लीज लायबिलिटी ऑफ 351,613 at the inception using the incremental borrowing rate of 9.5%। यहाँ पे सबसे बेस्ट काम क्या क्या पता है क्या? यहाँ पे इनिशियल रिकग्निशन दे दिया है तुम्हें। जो मेरा इनिशियल रिकग्निशन करना होता है कंप्यूटेशन करके, वो दिया ही नहीं, मतलब वो करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हारा, डायरेक्टली रीअसेसमेंट वाला स्टेप कर सकते हो। ओके। As on 1 April X1, as per the terms of the lease agreement, the lease rental shall be adjusted every 2 years to give the effect of the inflation. Inflation cost index as notified by the income tax department shall be used to derive the lease payment. Inflation cost index was 280 for the financial year X1 and X2। तो फिर जब ये लीज लाइबिलिटी जब रिकग्नाइज कर रहे थे ना, तो 56,000 के हिसाब से तब था 280 का, फिर बाद में ये 301 हो गया इन X3 X4। तो 2 साल बाद क्या हो गया, ये चेंज हो गया, मतलब फ्रॉम ईयर 3 वी हैव टू एडजस्ट द कॉस्ट CPI इंडेक्स। द करंट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 8%। यानी क्या, जो दिन रीअसेसमेंट हो रहा है उस दिन मेरा जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है वो 8% है। कमेंसमेंट डेट में मेरा 9.5 है। अगर याद होगा तुम्हें तो रीअसेसमेंट के टाइम में मैंने बताया था, अगर CPI में अगर चेंज आएगा तो यू हैव टू यूज द ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। अगर तुम्हें ऐसा याद नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे समझ लो कि अगर जो ऑप्शन है किसके पास, लेसी के पास, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आता है तो हम रिवाइज यूज कर सकते हैं। जो मार्केट के बेसिस में है विच इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ लेसी, तो हम यहाँ पे क्या लग सकता है, यहाँ पे रिवाइज रेट ऑफ रिटर्न यूज कर, मतलब रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे CPI इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ लेसी, बरोबर। तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। तो फिर यहाँ पे 9.5% के बेसिस में हमारा कंप्यूटेशन रहेगा, राइट। सोल्यूशन देखें तो मेरा इनिशियल रिकग्निशन अगर बोलोगे ना, तो मेरा हो गया है, कितना है, ₹351,613। ये तो मेरा फर्स्ट वाला हो गया है। सेकेंड मेरा सब्सिक्वेंट रिकग्निशन आएगा, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कर लो, मेरा यहाँ पे ईयर आ जाएगा। ये अरियर्स में पेमेंट कर रहे हैं ना, ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा पहले। क्यों इंटरेस्ट आएगा सर? क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जो हो रहे हैं वो इन द एंड हो रहे हैं, पेमेंट्स फिर क्लोजिंग बैलेंस। सिर्फ यहाँ पे 2 साल का कंप्यूट करना है अपने को। ठीक है, तो ईयर 1 ईयर 2 ओपनिंग बैलेंस कितना है, 351,613, बराबर है ना, 351,613, राइट। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दो, 351,613 के ऊपर 9.5% के बेसिस में 33,403। पेमेंट कितना कर रहा है, 56,000 कर रहा है पेमेंट्स। तो 56,000 जब पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा, यहाँ पे 329,016 का मेरा बैलेंस आएगा। 329,016 का अगर बैलेंस आएगा उसके ऊपर कितना परसेंटेज, 9.5% के बेसिस में लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31256, राइट। और मेरा यहाँ पे 56,000 का पेमेंट हो रहा है, तो 56,000 का अगर पेमेंट हो रहा है तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा, 304272, राइट। तो यहाँ पे थर्ड ईयर के ओपनिंग में 304272 का बैलेंस रहेगा, बरोबर। और थर्ड ईयर के ओपनिंग में अपने को क्या करना है, CPI को एडजस्ट करना है। ओके सर, ROU का बता दूं कैसे करना है, ROU सेट। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ, 351,613, लेस कर दो डेप्रिसिएशन, 351,613 कितने साल का है मेरा, पूरा 10 साल का है, 10 years। 2 साल का डेप्रिसिएशन डाल दो, मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। 351,613 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, तो मेरा डेप्रिसिएशन 70
322 आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो फिर यहाँ पे 351613, तो मेरा ROU का बैलेंस एज ऑन थर्ड ईयर कितना आएगा 281290। ठीक है जी, ये मेरा सिंपल मेरा नॉर्मल अपना जो करता है ना वो स्टेप्स हो गए इनिशियल रिकग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। अब बढ़ेंगे अपन आगे, अब हम बढ़ते हैं रीअसेसमेंट की तरफ। तो मेरा स्टेप नंबर 3 आ गया मेरा रीअसेसमेंट। तो रीअसेसमेंट में होता क्या है सर, रीअसेसमेंट में हम क्या करेंगे, रिवाइज लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी। तो रिवाइज लीज लायबिलिटी कंप्यूटेशन कैसा होगा, मेरे पास ईयर्स आ जाएंगे। हमें एडजस्टमेंट कब से करना है, हमें एडजस्टमेंट करना है सर ईयर 3 से। तो फिर ले लो ईयर 3 4 5 6 7, अच्छा ऐसा ना को, हम यहाँ से करते हैं 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और मेरा यहाँ पे आ जाएगा लीज पेमेंट्स का। अब बताओ लीज पेमेंट कैसे एडजस्ट करेंगे। इनिशियली द लीज पेमेंट्स वाज 56,000। जब से 56,000 था मेरा यहाँ पे CPI इंडेक्स रेट कितना था सर, मेरा CPI था 280, अब हो गया 301। तो यहाँ पे आ जाएगा 280 इंटू 301, वो शिट वो नीचे लिखता हूँ 56,000 280 इंटू 301, राइट। तो यहाँ पे 56,000 डिवाइडेड बाई 280 इंटू 301 करोगे तो यहाँ पे 60,200 मेरा यहाँ पे लीज पेमेंट आ जाएगा। तो वही कंटिन्यू होगा क्योंकि बाद का कुछ दिया ही नहीं अपने को। सेम सेम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा PVF फैक्टर एट द रेट। अब बताओ यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न है तुम्हारे सामने कि यहाँ पे 9.5% लेंगे या आज के रेट लेंगे, यानी क्या मेरा जो ओरिजिनल रेट है 9.5% वो ले लेंगे या मेरा रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेटिंग 8%। सर यहाँ पे तुमने तो बताया था कि 9.5% लेंगे ना, तो 9.5% ही लेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ CPI में चेंजेस है, तो CPI में चेंज रहेगा तो स्पेसिफिकली बताया कि ओरिजिनल रेट ऑफ रिटर्न लेना पड़ेगा, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, तो 9.5 के बेसिस में ले लेंगे। ये आ जाएगा 0.913, 0.834, 0.762, 0.696, आ जाएगा 0.635, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0.580, आ जाएगा 0.52 या 30 बोल दो, आ जाएगा 0.489। ये देखो ये कंप्यूटेशन तुम कर लेना, जो मेरा कंप्यूटेशन है ना डिस्काउंटिंग वाला, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये वाला तुम कर लेना। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है यार। अब मैं वो करूँगा तो फिर कुछ टाइम बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम कंप्यूटेशन कर लो मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा लीज लायबिलिटी कितना आएगा 30, कितना आएगा 327127, राइट। ये मेरा आ जाएगा रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी, ठीक है। ये मेरा आएगा रिवाइज लीज लायबिलिटी। अब बताओ मेरे पास कैरिंग अमाउंट है, यस सर ये है मेरे कैरिंग अमाउंट। क्या मेरे पास यहाँ पे रिवाइज लीज लायबिलिटी है, यस सर। तो यहाँ पे रीअसेसमेंट करने जाएगा, यस सर। देखो रीअसेसमेंट, रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी है, कितना है 327127, 327127 है, राइट। लेस कर दो कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी, कितना है 304272, 304272, बस लेस कर दो, जो भी इंक्रीज आएगा देख लेंगे 72। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 857,
ये मेरा इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी है, उसको रिकग्नाइज कर लो, इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी। कैसे करेंगे सर? ROU अकाउंट डेबिट 22,855 टू मेरा लीज लाइबिलिटी कितना आ जाएगा? 22,855। बस सिंपल, एकदम सिंपल था। क्या किया फिर से बता दूं मैं यहाँ पे, पहले मैंने इनिशियल रिकग्निशन कर लिया, इनिशियल रिकग्निशन करने के बाद फिर मैंने किया सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन के बाद रीअसेसमेंट, राइट। और रीअसेसमेंट में यहाँ पे सिर्फ सीपीआई का क्या बोलता है, सीपीआई का एडजस्टमेंट था, तो सीपीआई का एडजस्टमेंट मैंने कर लिया। अब इसको ना कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, तो यहाँ पे और लिख के मैं कर दूँ, तो पहले तुम कंप्यूट कर लो, क्या कंप्यूट कर लोगे? तुम्हारा सीपीआई के बेसिस में मेरा लीज पेमेंट्स इतना आ गया, इनटू क्या करोगे? 1.05। तुम्हें तो पता होगा यार, ये तो हम किस में करते हैं, 95 था, हम तो ये फाउंडेशन में करते हैं। तो मेरा यहाँ पे एन्युटी फैक्टर ले लो 5.433, ठीक है। तो 60 टू 100 इंटू 5.433 करोगे तो मेरा यहाँ पे आंसर लगभग वही आएगा, 327,066 का आएगा लगभग, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे 66 रुपीज़ का फर्क है बस। ऐसा भी कंप्यूट कर सकते हो और लगा के, ठीक है, ऐसा भी कंप्यूट कर सकते हो। जब इनिशियल रिकग्निशन कर रहे हो तो सिमिलर वे में इनिशियल रिकग्निशन में भी अगर तुम देखोगे तो मेरा अगर सिंपल ये सेम लीज पेमेंट्स है, राइट, प्लेन लीज पेमेंट्स है, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, चेंजेस नहीं है ईयर ऑन ईयर, तो डायरेक्टली तुम क्या करोगे? डायरेक्टली मैं लीज एन्युटी फैक्टर लगा दूंगा और इनटू लीज पेमेंट्स कर दूंगा, तो मेरा लीज लायबिलिटी आ जाएगा। वो फॉलो कर सकते हो, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा उसमें। अगर पेमेंट्स में चेंजेस है तो फिर उस केस में तुम्हारा मार्क्स कट कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली तुम कंप्यूट नहीं कर सकते हो, तुम्हें सब्सटेंशिएशन देना पड़ेगा। समझो फर्स्ट ईयर में 1 लाख है, सेकंड ईयर में 1,20,000, 1,30,000, तो ये 1 लाख और 1,20,000, 1,30,000 लिख के ही तुम्हें टेबल बनाना पड़ेगा। अगर सेम लीज पेमेंट्स है तो उस केस में ये एन्युटी फैक्टर वाला यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर। चलो यहाँ तक हमारा रीअसेसमेंट खत्म हो जाता है, तो फिर यहाँ पे रीअसेसमेंट को एक बार रिवाइज करवा दूँ तो रीअसेसमेंट के केस में दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो मैंने दो बंडल बनाया नॉर्मली, एक बंडल ये है कि मेरा एक्सरसाइज ऑप्शन और रिन्यूअल ऑप्शन, ये दोनों के बेसिस में चेंजेस आ रहा है, तो फिर उस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज करना है। अगर समझो सीपीआई में आ रहा है या फिर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू में आ रहा है, तो फिर उस केस में तुम क्या करोगे? ओरिजिनल डिस्काउंट रेट यूज करोगे। फिर उसके बाद फर्दर इफ यू गो, यहाँ पे रीअसेसमेंट के केस में हमें करना क्या है सर? हमें बस कुछ नहीं करना है, पहले इनिशियल मेजरमेंट करो, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करो अप टू दी रीअसेसमेंट डेट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फिर उसके बाद रिवाइज लाइबिलिटी कंप्यूट करो बेस्ड ऑन रीअसेसमेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? मेरा जो रिवाइज लाइबिलिटी है माइनस मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी करोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन दी लीज लाइबिलिटी। जब इंक्रीज और डिक्रीज आएगा तो फिर उसको मैं क्या कर लूंगा? एडजस्ट कर लूंगा विद द जर्नल एंट्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट रीअसेसमेंट। अब तुम्हें समझना क्या चाहिए? समझना चाहिए सर मेरा रीअसेसमेंट और मॉडिफिकेशन में फर्क क्या है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, नेक्स्ट टॉपिक मेरा मॉडिफिकेशन ही है, तो तुम्हें फर्क समझना चाहिए कि रीअसेसमेंट और मॉडिफिकेशन में फर्क क्या। तो पहले चीज रीअसेसमेंट में, अगर सबसे पहले चीज अगर तुम देखोगे तो रीअसेसमेंट में मैंने क्या बताया था, जो मेरा ओरिजिनल टर्म्स है, अब यहाँ पे मेरे ओरिजिनल टर्म्स क्या है, समझो 5 इयर्स का मेरा यहाँ पे लीज लाइफ मतलब लीज कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 3 साल का रिन्यूअल टर्म है, तो क्या मेरा यहाँ पे रिन्यूअल टर्म ऑलरेडी दिया था ऑप्शन? यस। ये क्या हो रहा है? सब्सिक्वेंटली मेजर हो रहा है, मतलब इनिशियल मेजरमेंट में मतलब मैंने कंसिडर नहीं किया था ये रिन्यूअल ऑप्शन, फर्दर जाके 5 साल बाद मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको, तो 5 साल बाद कंसिडर कर रहा हूँ, तो इन द सेंस मेरा रीअसेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसी में चेंजेस कर रहा है, उसी में ऑलरेडी ऑप्शन था, उसी में हम एडजस्ट कर रहे हैं। बट मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होगा, मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी में वैसा नहीं होगा। वो कैसा होगा फिर? मॉडिफाइड में ऑल टुगेदर सेपरेट होगा, ऑल टुगेदर न्यू टर्म्स ऐड होंगे। कैसे सर? सर जो मेरा 5 साल का लीज टर्म है उसमें रिन्यूअल ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, जब अगर रिन्यूअल ऑप्शन है ही नहीं और उसके बाद बोल रहे कि मेरा लीज टर्म इंक्रीज करना है और 3 साल से, यहाँ पे क्या फर्क था मेरा रीअसेसमेंट में? रीअसेसमेंट में उसके पास 3 साल का रिन्यूअल ऑप्शन था, तब जाके वो रिकग्नाइज कर रहा है, मतलब वो जाके एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पे मॉडिफाइड टर्म्स में 3 साल का फिर से कोई भी ऑप्शन नहीं था रिन्यूअल का ऑप्शन,
बट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एडिशनली वो इंक्रीज कर रहा है 3 साल तक, तो उस केस में क्या होगा, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड टर्म्स, इसको बोलते हैं रीअसेसमेंट टर्म्स। समझ रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, रीअसेसमेंट, इसको बोलेंगे मॉडिफाइड। तो आ जाओ मैं एक बार ना इसमें ही लिखता हूँ। तो अगर मैं पहले रीअसेसमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे चेंजेस इन एग्जिस्टिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाइड की बात करता हूँ, तो उस केस में ऑल टुगेदर न्यू टर्म्स एडेड टू एग्जिस्टिंग लीज। ठीक है, एग्जिस्टिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट को ऑल टुगेदर न्यू करता है। एग्जाम्पल ले लूँ मैं, तो एग्जाम्पल के केस में 5 years lease term with renewal option for further 3 years। तो यहाँ पे क्या है, रिन्यूअल ऑप्शन है, तो यहाँ पे इन केस अगर ये एक्सरसाइज कर लेता है, इन केस इन फ्यूचर renewal option is exercised, then we shall reassess the lease liability। लीज लाइबिलिटी को हम रीअसेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं सर। तो अगर मैं इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे बोलूँगा विथ नो रेनल ऑप्शन, राइट। तो उस केस में अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ऑल टुगेदर if lessee wants to increase lease term यहाँ पे क्या बोलूँ, even though there is no renewal option, then it is considered as modification of contract। ठीक है, समझ रहे हो तुम? यस सर। यहाँ पे दोनों का फर्क अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे जो दिमाग में है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर रीअसेसमेंट और मॉडिफिकेशन में क्या फ़र्क है। क्योंकि अब जब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस, तो मोर और लेस अगर इंक्रीज इन द स्कोप है, मॉडिफिकेशन में 2-3-4 केस स्टडीज है, मतलब 3-4 केसेस है जहाँ पे हम देखेंगे इंक्रीज है, डिक्रीज है, इंक्रीज और डिक्रीज के साथ साथ में दोनों भी है, या फिर उसको सेपरेटली मान लेंगे, हो सकता है ना। तो उस केस में यहाँ पे व्हाट यू हैव टू सी कि यहाँ पे रीअसेसमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक है सीपीआई, परचेज ऑप्शन, रिन्यूअल ऑप्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे रेसिडुअल लीज गारंटी। इसमें केसेस में होगा तो फिर रिवाइज्ड ओरिजिनल रेट कब यूज करना है वो। मॉडिफाइड इसमें केसेस में क्या करते हैं, नॉर्मली मॉडिफाइड के केस में हम रिवाइज्ड, ये जो है ना रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट ही यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा ऑल टुगेदर न्यू टर्म्स होता है, राइट। तो ये फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, अगर रीअसेसमेंट होगा तो रीअसेसमेंट के केस में यू हैव टू गो विद द ओरिजिनल टर्म्स, यानी ओरिजिनल टर्म्स में ये पे प्रोविजन है,
हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको रीअसेस कर रहे हैं, बट मॉडिफायर में ऑल टुगेदर न्यू ऐड हो रहा है। कूल, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो आ जाओ मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। अ मॉडिफिकेशन इन द लीज मॉडिफिकेशन, और लीज मॉडिफिकेशन इज अ चेंज इन द स्कोप ऑफ लीज और कंसिडरेशन फॉर द लीज दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो लीज मॉडिफिकेशन आके लीज मतलब चेंज इन द स्कोप ऑफ लीज है, जहाँ पे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज, राइट। ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस का ये नहीं था। इसमें हम चार देखेंगे, एक फिर दो तीन चार, ठीक है। पहले वाला होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द लीज एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैसा एडजस्ट करेंगे। यानी सिंपल, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास लीज है, लीज कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और ये लीज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन ऐड हुआ है, राइट। और कुछ मॉडिफिकेशन जो ऐड हुआ है ना, क्या उसको सेपरेट मानेंगे या फिर वो चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, चेंजेस इन द सेंस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट करेंगे, वो देखेंगे। तो पहले चीज हम सेपरेट लीज के बारे में बात करते हैं, राइट। तो मॉडिफिकेशन विच इज कंसिडर्ड एज सेपरेट और लीज, ये क्यों करते हैं सर नॉर्मली? अब देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। पीपी लिमिटेड है और लेसी है। पीपी लिमिटेड ने लेसी को क्या बोला है, लेसी तुम क्या कर लो, लीज में ले लो मेरा एसेट, और लेसी ने लीज में ले लिया। अब लीज में लेने के बाद पहले तो पीपी लिमिटेड ने क्या बोला था, पीपी लिमिटेड ने 1000 स्क्वायर फीट क्या दिया, लीज में दे दिया, 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस, ओके। फिर लेसी बोल रहा है सर मेरा बिजनेस ना बहुत बढ़ रहा है, माई बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, तो मुझे और 2000 स्क्वायर फीट का मुझे और लीज स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेसी है और एडिशनल 2000 स्क्वायर फीट्स का, और एडिशनल 2000 स्क्वायर फीट्स का क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है लीज में। और यहाँ पे जो 2000 स्क्वायर फीट्स का जो लीज में ले रहा है, दैट इज अलाइंड विद द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द मार्केट। यानी क्या, ऑल टुगेदर सेपरेट न्यू स्पेस ले रहा है, उसके साथ साथ में इसका जो है ना बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ले रहा है। तो जब इंक्रीज हो रहा है, राइट, जब इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ में स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, तो उसको हम सेपरेटली मानेंगे, उसको सेपरेट लीज लाइबिलिटी मतलब लीज कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। और जो मेरा एग्जिस्टिंग है उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको सेपरेट मानेंगे और सब कुछ सेपरेट करेंगे, उसका इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन सब कुछ अलग से करेंगे, समझ रहा है? तो यहाँ पे हम सब सेपरेट कब मानेंगे, देखो मॉडिफिकेशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ द लीज, यानी कि एक सेपरेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, एंड इंक्रीज शुड बी एट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है उसका, तो उस केस में हम क्या मान सकते हैं, इसको सेपरेट लीज लाइबिलिटी या सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग बट रिकॉग्नाइज सच इंक्रीज ऑफ द स्कोप एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो पूरा को पूरा हम क्या करेंगे, ऑल टुगेदर न्यू मानेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मॉडिफिकेशन। तो बहुत ही सिंपल मॉडिफिकेशन है। सिंपल क्या है, मेरा जो है ना न्यू स्पेस ऐड हो रहा है और उसके साथ साथ में मेरे पास यहाँ पे कोई भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, और वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस में मैं क्या कर रहा हूँ, लीज लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करूंगा, तो उस केस में सेपरेट मानेंगे। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाओ देख लेते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, रीड कर लो, रीड कर लो, और मैं भी साथ साथ में रीड करता हूँ ना। Lessee enters into 10 years lease for 2000 square meters of office space. At the beginning of the year 6, Lessee and lessor agree to amend the original lease for the remaining 5 years to include the additional space of 3000 meters of the square office space in the same building. तो क्या हो रहा है, ओरिजिनल उनके पास 10 साल का लीज है, 2000 स्क्वायर फीट्स का है। एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 6 में क्या हुआ है, इन्होंने बोला कि मुझे और 3000 स्क्वायर फीट चाहिए, मतलब 3000 का और एडिशनल स्पेस चाहिए इन द सेम बिल्डिंग। द एडिशनल स्पेस इज मेड अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ द लेसी एट द एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर ऑफ ईयर 6, ठीक है। द इंक्रीज इन द टोटल कंसिडरेशन फॉर द लीज कमेंसुरेट विद द करंट मार्केट। देखो ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट मार्केट प्राइस के साथ कमेंसुरेट है, मतलब साथ साथ में इट इज अलाइन विद द करंट मार्केट रेट, जहां पे 3000 square meters of office space adjusted for the discount that lessee receives, reflecting the lessor does not incur costs that would otherwise have incurred if the leasing the same space to the new tenant. How should the lease asset lease should be accounted for? तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, देखो the increase in the total consideration for the lease is commensurate with the current market rate। यानी यही अपने पास यहाँ पे सबसे बड़ा सबूत है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे increase is as per the standalone selling price। यानी क्या, जो भी न्यूज कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना, वो एज पर दी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। तो मेरे पास एडिशनल इंक्रीज है, यस 3000 का स्पेस, और वो भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में है, करंट मार्केट प्राइस में। तो बताओ क्या ये सेपरेट मान सकते हो? बिल्कुल सर, इसको सेपरेट मान सकते हैं। तो मेरा 2000 स्क्वायर फीट्स का जो है ना, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, उसको छेड़छाड़ करूंगा ही नहीं, उसको क्या करूंगा, उसका जो चल रहा है चलने दो। अब क्या करोगे, सिर्फ 3000 का जो है ना, 3000 का एडिशनल तुम लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करके रखोगे। तो देखो
लीज लेसी अकाउंट्स फॉर द मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट लीज separate from the original 10 years lease because the lease modification grants the lessee an additional right to use an underlying asset and the increase in the consideration for the lease is commensurate with the standalone price of the additional right of use adjusted to reflect the circumstances of the contract. In this question, the additional underlying asset is new 3000 square feet of the office space. Accordingly, at the commencement date of the new lease at the end of the second quarter अगर बोलोगे तो lessee recognize ROU asset and lease liability relating to the lease of the additional 3000 square meters of office space. Lessee does not make any adjustment to the accounting treatment of original 2000 square meters of the office space as a result of the modification. तो ये modification की वजह से मेरा original वाले को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है. तो सिंपल सा यहाँ पे समझना चाहिए कि यहाँ पे अगर सेपरेट लीज कब मानेंगे सर, जब भी न्यू स्पेस ऐड हो रहा है उसके साथ साथ में हमारा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के साथ में है. जब ऐसा कुछ है तो फिर तब जाके हम क्या करेंगे, लीज लायबिलिटी सेपरेटली मानेंगे और सेपरेटली अपना जो नॉर्मल कंप्यूटेशन होता है, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अगर रीअसेसमेंट होगा तो रीअसेसमेंट भी कर लेंगे. राइट, एकदम सिंपल है. चलो ये वाला क्लियर है सर, क्लियर हो गया ना. यस, अभी फर्दर आगे देखेंगे ये वाला, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. क्यों? क्योंकि ये बड़ा चंक है जहां पे हमें 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके साथ साथ में इसका अलग कंसेप्ट है, इसका अलग कंसेप्ट है. राइट, मेरे पास इंक्रीज यानी क्या, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्पेस इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज नॉट एज पर द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस. स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में नहीं है. यानी क्या सर, ऑलरेडी तुम्हारे पास लीज चल रहा है. अगर लीज चल रहा है, अगर मैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से तुम्हें मतलब आई विल गेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ यू ओनली, मैं उससे अच्छा कुछ और से कर लूँ ना कॉन्ट्रैक्ट. समझ रहे हो, लेसर लेसी को बोल रहा है, सॉरी लेसी लेसर को बोल रहा है. क्या, देखो सर तुम्हारे पास ऑलरेडी मैंने लीज करवा लिया है, अब लीज करवा लिया और मुझे एडिशनल स्पेस चाहिए, बट ये जो एडिशनल स्पेस है ना, ये एडिशनल स्पेस मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए, विच इज नॉट एट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे वो इंक्रीज को कैसा हम टैकल करना चाहिए वो देखेंगे. अगर समझो लेसी ने सोचा, लेसी को क्या लग रहा है कि ही हैज टू सरेंडर सम ऑफ दी लीज स्पेस, मतलब लीज स्पेस लिया 5000 का, और ये 5000 का लीज स्पेस लेने के बाद उसको लग रहा है नहीं सर मुझे 2000 जो है ना वो सरेंडर कर देना चाहिए, मुझे सिर्फ 3000 का रिक्वायरमेंट है. तो डिक्रीज इन स्कोप का मुझे कैसा करना है वो देखेंगे. अगर दोनों भी साथ में आते हैं तो वो कैसा करना है वो भी देखेंगे. ठीक है, आई गेस दिस इज दी लास्ट टॉपिक जहाँ पे हम लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं. बाकी का पूरा जो है ना सेल एंड लीज बैक वाला पार्ट है, ये सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी करता है. मैं भी क्लब करके डाल सकता हूँ या फिर यही लेक्चर मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा, देख लो. ठीक है, ओके, बाय बाय.